इसलिए लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो। अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपनी लड़कियों को संस्कारित करो, अपने घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। स्पष्ट बोल रही हूं, स्पष्ट बोल रही हूं कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए हथियार तेज होना चाहिए। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, उन्होंने चाकू से हमारे वीरों को, हिंदू वीरों को, बजरंग दल के कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गोदा है, काटा है। तो हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज रख लें, पता नहीं कब कैसा मौका आए। तो जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो निश्चित रूप से दुश्मनों के मुंह भी और सिर भी अच्छे से कटेंगे। साध्वी प्रज्ञा ने ऐसा बयान पहली बार नहीं दिया है। वो अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। दरअसल कर्नाटक के शिवमोगा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साध्वी प्रज्ञा ने लव जिहाद के मुद्दे पर हिंदुओं से अपनी लड़कियों की देखभाल करने और घर पर हथियार रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा, हथियार न हो तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर लें। साध्वी आगे ये भी कहती हैं कि हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया गया। हमें किसी भी घटना का सामना करने के लिए अपने चाकुओं को तेज रखना होगा। अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो ये हमारे दुश्मनों पर भी कारगर होगा। उन्होंने कारगर की जगह कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। जब बात लव जिहाद की हो रही है तो पहले आप लोगों को यह बता देते हैं कि जब 4 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार से संसद में लव जिहाद पर पूछा गया था, तब बीजेपी नेता और गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में कहा, मौजूदा कानून के तहत लव जिहाद शब्द परिभाषित नहीं है। किसी भी केंद्रीय एजेंसी की ओर से लव जिहाद का ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो जिस संसद में लव जिहाद की कोई परिभाषा नहीं है, तो उस शब्द का आज भी माननीय सांसद गलत इस्तेमाल क्यों कर रही हैं? जनता को सोचना चाहिए। मामले में फिलहाल अपडेट ये है कि तहसीन पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की है और वो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आइए तहसीन को सुन लेते हैं। मैंने भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर जी के खिलाफ शिमोगा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास एक पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है, जिसमें मैंने कल जो उनका बयान था शिमोगा के अंदर, जो उनका भाषण था, जिसके अंदर उन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ हथियार उठाने के लिए उकसाया, उसके खिलाफ मैंने सेक्शन 153A, 153B, 295A, 268 और अन्य धाराओं के नीचे पुलिस कंप्लेंट दर्ज की है। प्रज्ञा ठाकुर जी एक टेरर अक्यूज्ड है और यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने कोई विवादित बयान दिया है। आप सब जानते हो कि पहले उन्होंने शहीद हेमंत करकरे के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की और नथुराम गोडसे जो एक आतंकवादी है, जिन्होंने हमारे बापू और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी, उनको उन्होंने देशभक्त बताया। और इसमें स्वयं हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह बयान दिया था कि वो हृदय से उन्हें माफ नहीं करेंगे। इसके बावजूद अमित शाह जी जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री है, उनके वार्निंग के बावजूद लगातार प्रज्ञा ठाकुर जी विवादित बयान देती है, जिससे दो समुदाय के बीच में तनाव पैदा होता है। यह इनके बेल कंडीशंस का भी उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें बेल टेरर केस में मेडिकल ग्राउंड्स पर मिला है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि कर्नाटका पुलिस जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करेगी और उन पर कार्रवाई करेगी। और अगर कर्नाटका पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की तो मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा और उनके बेल कंडीशंस के वायलेशन के खिलाफ भी कोर्ट जाकर उनकी बेल कैंसिल करने की अपील माननीय कोर्ट में मुझे करनी पड़ी। इस मुद्दे पर हमने प्रोफेसर राम पुनियानी से भी बात की। आइए उनको सुनते हैं। एक कार्यक्रम में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, भोपाल से बड़ी मेजॉरिटी चुनकर आई हैं, जिन्होंने भारतीय संविधान पर हाथ रखकर शपथ खाई थी कि वो भारतीय संविधान के मूल्यों का निर्वहन करेंगे, उन्होंने कल एक बयान दिया, और जो बहुत भड़काऊ बयान है, जो बहुत निंदनीय बयान है, जिससे समाज में घृणा फैलाने में बहुत बड़ी एक काम हो सकता है। और वैसे तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जैसे हम जानते हैं कि वो मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी हैं, बेल पर छूटी हुई हैं, और उन्होंने बीच में बयान दिया था। पहला बयान जो उनका था बहुत दर्दनाक, वो था कि मैंने हेमंत करकरे को श्राप दिया जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई। फिर उन्होंने दूसरा बयान दिया, नाथूराम गोडसे अमर हैं, अमर थे, अमर रहेंगे। अब ये बयान देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं उनको दिल से कभी माफ नहीं करूंगा, पर न तो उनको पार्टी से हटाया गया, न कुछ और किया गया। उसके उलट जो पार्लियामेंट की जो कुछ कमेटीज हैं, उनको उसमें महत्वपूर्ण पद दिए गए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, ये अपनी इनकी जो सोच है, ये हिंदू राष्ट्रवाद की मानने वाली है, और उसके चलते ये लगातार बयान देती रहती है, जो बयान काफी भड़काऊ है, समाज में नफरत फैलाते हैं, और भारतीय संविधान की बहुत सारी धाराओं से मेल नहीं खाते, उसके विरोध में जाती है। फिर भी इनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। ये एक बात इस प्रकार से समझने की है, क्योंकि आज जो सरकार है, जो बड़ा संगठन इस सरकार के पीछे है, उसके बहुत सारे अंग हैं जो अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। जैसे हमने अभी देखा, धर्म संसद में कई साधु साध्वियों ने बहुत नफरत भरे बयान दिए। यति नरसिंहानंद उसके एक उदाहरण है, साक्षी महाराज दूसरे हैं, और इनमें ऐसा भी है, होड़ भी है, कि जो जितने भड़काऊ बयान देगा उसका उतना ज्यादा प्रमोशन होगा। अनुराग ठाकुर का केस हम जानते हैं कि दिल्ली के नरसंहार दंगों के पहले उन्होंने गोली मारो वाला बयान दिया था। तब तक वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, बाद में वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। वैसे इस प्रज्ञा सिंह ठाकुर हों या इस प्रकार के साधु साध्वीज हों, उनके साथ साथ इस प्रकार के कई नेता भी हैं जो ये बयान देते हैं। ये बयान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बयान का मुख्य उद्देश्य है समाज में ध्रुवीकरण बनाए रखना। अब यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जो भी सांप्रदायिक दंगों पर अध्ययन हुए हैं, खास तौर से डॉक्टर असगर अली इंजीनियर, येल यूनिवर्सिटी, पॉल ब्रॉस, वो सब बताते हैं कि नफरत फैलाकर ही दंगे करवाए जा सकते हैं, नफरत के कारण ही दंगे करवाए जा सकते हैं, और दंगों के बाद ध्रुवीकरण के कारण एक पार्टी सत्ता में आती है जो धर्म के नाम पे राजनीति करती है। तो साध्वी प्रज्ञा का बयान ये एकदम निंदनीय है। ये भारतीय संविधान के मूल्यों के विरोध में है। ये भारतीय समाज जो सदियों से मिलजुल कर आता रहा है, धर्म की सीमाएं नहीं देखी, भाषा क्षेत्र की सीमाएं नहीं देखी, और उसमें जो मेल जोल की परंपरा थी, जिसके आधार पर भारत का आजादी का आंदोलन चला, जिसके आधार पर भारतीय राष्ट्रवाद की कल्पना चली, जिसके आधार पर भारतीय संविधान बना, ये उसके पूरे उलट एक संकीर्ण सोच वाला बयान है, जो मेरे ख्याल से जिस पर उचित चाहिए, और ये उचित कार्रवाई भारतीय संविधान की कई धाराओं में ऐसा प्रोविजन है कि जो भी नफरत की बात फैलाएगा उसके खिलाफ उचित दंड की कार्रवाई होना चाहिए। तो मैं इस बात को मानता हूं कि ये इस राजनीति का एक भाग है। इस प्रकार के लोग कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, इनमें एक डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन है। एक प्रकार की बात बोलेगा, दूसरे प्रकार की बात बोलेगा, और उसको मिलजुल कर उसका प्रभाव ये होगा कि समाज में एक तरफ नफरत फैलेगी, दूसरी तरफ ध्रुवीकरण होगा, और उसी ध्रुवीकरण के कारण इनकी सत्ता या तो बनी रहेगी या ये सत्ता में आने की कोशिश करेंगे। सत्ता में आने की कोशिश के बाद इसी प्रकार के ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूत करेंगे। मैं यहाँ अंतिम बात ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरफ इस प्रकार के बयान देश को बांट रहे हैं, उसके खिलाफ जो भारत जोड़ो यात्रा है, वो खास तौर से इसी के खिलाफ भारत को जोड़ने का काम भी कर रही है। और जिस प्रकार की नफरत को समाज में प्रस्थापित किया गया है, उस नफरत के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन होना चाहिए, ताकि हमारे एकता और लोगों के बीच का प्रेम भाव ये पहले से मजबूत हो। इसके आधार पर हमें एक आंदोलन
करने की जरूरत है, ताकि हम अपने उच्चतम मानवता के मूल्यों को लेकर सभी धर्मों का आदर करके भारतीय संविधान के रास्ते पर चलें। आपका बहुत धन्यवाद। चलिए, ये तो हुई लव जिहाद और उनके कर्नाटक में दिए बयान की बात। अब आते हैं साध्वी जी के थोड़े और बयानों पर। साध्वी प्रज्ञा संसद में गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो उन्हें कभी भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने के बाद भी उनकी बयानबाजी नहीं रुकी। फिर चाहे गोडसे का मामला हो या फिर फिल्म पठान का या फिर लव जिहाद का, इसके अलावा मुंबई ATS के प्रमुख रहे और 26/11 के आतंकी हमलों में शहीद हुए हेमंत करकरे पर भी साध्वी बयान दे चुकी हैं, उनके लिए बोल चुकी हैं कि उन्होंने करकरे को श्राप दिया था और उसी की वजह से वह आतंकवादियों के शिकार बने। जाते जाते आप लोगों को यह भी बता देते हैं कि साध्वी प्रज्ञा मेडिकल ग्राउंड पर बेल पर बाहर हैं। वो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपियों में से एक हैं। मेरा नाम याकूत अली है, कैमरे के पीछे हैं अमित अवस्थी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।